नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम राजस्थान का जनजातीय आंदोलन पढ़ रहे हैं और जनजातीय आंदोलन में हमने सबसे पहले एक जनजाति के बारे में देखा था, मीणा जनजाति। कौन सी? मीणा जनजाति, जो स्टार्टिंग में क्षत्रिय या फिर कर्षक वर्ग से रही है और लास्ट में जाकर इनके ऊपर वो जराइम पैसा वाला जो कानून वाली बात थी वो सारी मैंने आपको लिखा दी है। और जराइम पैसा से ही मतलब मुख्य रूप से क्वेश्चन बनता है। में अगला पॉइंट लिखो विद्यार्थियों, आप वो मीणा जनजाति वाला तो हो गया है ना। अब लिखो आप पूनावाड़ा कांड। पूनावाड़ा कांड लिख लिया। अंग्रेजों के द्वारा शिवराम भील से भील की हत्या की थी। शिवराम भील की हत्या की गई, जिसे पूनावाड़ा कांड कहते हैं। मतलब अंग्रेजों के द्वारा शिवराम भील की जो हत्या की थी, उस घटना को क्या नाम दिया गया है? पूनावाड़ा कांड नाम दिया गया। आपसे पूछा है पूनावाड़ा कांड किसको कहते हैं? अंग्रेजों के द्वारा शिवराम भील की जो हत्या की गई उसको कहते हैं पूनावाड़ा कांड। देख लिया। और ये कांड कब हुआ था विद्यार्थी? तो मई 1947 में हुआ था। मतलब ये हत्या कब हुई थी? मई 1947 में हुई थी। और ये पूनावाड़ा जो जगह है, ये जगह कहाँ पर है? डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। देख लिया। एक विद्यार्थियों, डूंगरपुर में एक जगह है जिसका नाम है रास्तापाल। क्या है? समझने की कोशिश करना आप। डूंगरपुर में एक जगह है जिसका नाम क्या है? रास्तापाल। रास्तापाल में एक स्कूल है। क्या है? एक स्कूल है, विद्यालय। और इस विद्यालय का जो संरक्षक कह सकते हो आप, ये इसको चलाने का जो काम करता है, उसका नाम है विद्यार्थियों नाना भाई खाट। क्या नाम है? नाना भाई खाट। क्या नाम है? नाना भाई खाट। तो नाना भाई जो खाट है, ये विद्यालय का संरक्षक कह सकते हो या चलाने वाला कह सकते हो। देखो, जगह का नाम तो क्या है? रास्तापाल। रास्तापाल की लोकेशन कहाँ पर है? डूंगरपुर में। और यहाँ पर एक विद्यालय है, पाठशाला कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो उसको? पाठशाला है। और उस पाठशाला का जो संचालक है वो कौन है? नाना भाई खाट है। और इस विद्यालय में एक शिक्षक है जिसका नाम है विद्यार्थियों सेंगा भाई। क्या नाम है? सेंगा या सेंगा भाई। भाई, सेंगा भाई, या कई जगह सेंगा भी मिलता है। ठीक है, तो सेंगा भाई। और इस विद्यालय की एक बालिका है जिसका नाम क्या है? काली बाई या कालिका। ठीक है, तो एक बालिका है जिसका नाम काली बाई है। तो आपने बचपन में देखा होगा, अंग्रेज ट्रक के पीछे एक शिक्षक को घसीटते हुए लेके जाते हैं और वो एक वीर बालिका होती है। वो उसको क्या कर देती है? रस्सी को काट देती है। शिक्षक, उसके शिक्षक को अंग्रेज घसीटते हुए लेके जाते हैं और फिर अंग्रेज उस बालिका को छलनी कर देते हैं, बंदूकों से गोली चला के। करते कि नहीं करते? ऐसी कहानी तो सुनी होगी आपने, किताबों में भी आती थी वो। तो वो जो घटना है विद्यार्थी, वो रास्तापाल की जो पाठशाला है उसकी घटना है। ये भी उस समय की घटना है, स्वतंत्रता के दौरान। या फिर हम ये कह सकते हैं ये भी जनजातीय आंदोलन के दौरान एक छोटा सा पात्र आता है। तो आप लिखो रास्तापाल की घटना। क्या लिखोगे आप? रास्तापाल की घटना। लिख लिया। देखो, रास्तापाल नामक जगह डूंगरपुर में स्थित है। रास्तापाल कहाँ पे लोकेटेड है? डूंगरपुर में। रास्तापाल डूंगरपुर में स्थित है। लिख लिया। देखो, रास्तापाल
पाठशाला का संरक्षक नानाभाई खाट थे। कौन थे? नानाभाई खाट थे। संरक्षक कौन थे इसके? नानाभाई खाट थे। देख लिया? यहाँ पे एक पाठशाला थी और उस पाठशाला के संरक्षक कौन है? नानाभाई खाट। देख लिया यहाँ तक? नानाभाई खाट को रेखांकित करो। इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव, गांव का नाम है रास्तापाल, क्या नाम है? जब तक मैं अपने गांव, ब्रैकेट में रास्तापाल, की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा, बंद नहीं होने दूंगा। देख लिया? तो नाना भाई खाट ने क्या प्रतिज्ञा ली थी? जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं मेरे गांव की जो पाठशाला है, इस पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा। और अंग्रेज चाहते थे कि ये पाठशाला क्या हो जाए? बंद हो जाए, क्योंकि अंग्रेजों को ऐसा अंदेशा था कि यहाँ पर ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ, ये स्वतंत्रता संग्राम जैसी गतिविधियों को संरक्षण देते हैं, लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काने का ये काम करते हैं, तो अंग्रेज थोड़ी चाहेंगे कोई ऐसा संगठन, ऐसी कोई विद्यालय हमारे क्षेत्र में चले, नहीं चाहेंगे ना वो तो। देखिएगा विद्यार्थियों, 19 जून 1947, अगस्त में तो हम स्वतंत्र हो गए थे। 19 जून 1947 को पुलिस सीधी सीधी अंग्रेजों की है। पुलिस किसकी उस समय? पुलिस ने पाठशाला के संरक्षक नानाभाई खाट को मौत के घाट उतार दिया। नानाभाई खाट को मौत के घाट उतार दिया। देख लिया? उसके बाद पाठशाला के अध्यापक सेंगा भाई, क्या नाम है? सेंगा भाई को पुलिस ट्रक के बांध कर घसीटने लगी, है ना? वो सीन क्रिएट हो रहा होगा ना, जो आपने देखा होगा बचपन में उस किताब में। हो रहा है कि सीन क्रिएट? ट्रक बांध कर घसीटते हुए, क्या लिखा वापस बोलना? ट्रक के बांध कर घसीटते हुए ले जाने लगे। किसका? भाई थोड़ी बांध के ले जा रहा था, अंग्रेज। एक मिनट, वापस बोलो क्या लिखा आप लोगों ने? वापस बोलो क्या लिखा आपने? उसके बाद पाठशाला के अध्यापक को पुलिस के द्वारा ट्रक, हाँ, पुलिस के द्वारा मतलब पाठशाला का जो अध्यापक था सेंगा भाई, उसको पुलिस के द्वारा ट्रक के बांध कर रास्ते में घसीटता हुआ ले जाया जा रहा था विद्या। आप इसको लिख लो अपने हिसाब से, या फिर मैं लिखाऊं? क्या लिखा है सुनो बोल। हाँ, ले जाने लगी तो इस पाठशाला की 13 वर्षीय बालिका, 13 वर्षीय बालिका कालीबाई, क्या नाम है? कालीबाई ने अपनी दांतली होती है ना, दतारी होती है जिसको, जानते हो ना दांतली, अपनी दांतली से रस्सी को काट दिया। ऐसे होते थे विद्यार्थी पहले स्टूडेंट। आज के स्टूडेंट आप देख लो मास्टर को टोकरा टोकरे दो, दो चार कुदोर दे लेते। लेकिन 13 वर्षीय बालिका ने क्या किया विद्यार्थियों? रस्सी को काट दी।
तो पुलिस ने कालीबाई को गोलियों से छलनी कर दिया। अब जो ये रास्तापाल कांड हुआ विद्यार्थियों, रास्तापाल की जो घटना है इसमें कौन कौन मारे गए बताओ अब तक? नाना भाई खाट मारे जा चुके हैं, पहले स्कूल में मार दिया उनको तो। सेंगाबाई नहीं मारे, सेंगाबाई को तो घसीटते हुए ले जा रहे थे, ध्यान रखना। सेंगाबाई जिंदा है, सेंगाबाई को किसने बचाया? कालीबाई ने बचाया विद्यार्थियों। तो फिर ये जो नाना भाई खाट कहाँ का रहने वाला है? ये रास्तापाल का रहने वाला है। और कालीबाई भी कहाँ की रहने वाली है? रास्तापाल की रहने वाली है। और सेंगाबाई भी वहाँ के लोकल ही है होने को तो, लेकिन ये अभी जीवित है, ये केवल घायल हुए हैं। क्या हुए हैं? तो घायल हुए विद्यार्थियों। और ये दोनों तो मारे जा चुके हैं, कालीबाई और नाना भाई। तो इनका जो डूंगरपुर में एक जगह है जिसका नाम गेव सागर तालाब, कौन सा तालाब? गेव सागर तालाब, उसकी पाल पर इनका दाह संस्कार किया। और वहां पर आज ये ऐसा स्मारक भी बना रखा है काली इसका, जो बालिका है ना इसका। देखिएगा, नानाबाई खाट और कालीबाई का दाह संस्कार गेव सागर के पास ही, गेव सागर पड़ता है विद्यार्थी डूंगरपुर में, गेव सागर के पास ही किया गया। मतलब इनका जो अंतिम संस्कार हुआ था वो सुरपुरा गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? सुरपुरा गांव में। कालीबाई का दाह संस्कार और का नानाबाई घाट का जो दाह संस्कार है वो कहाँ पर हुआ? सुरपुरा गांव में। और सुरपुरा गांव में कौन सी जगह पर? देव सागर जो तालाब है, तालाब, तालाब की पाल पर, है ना? या उसके तालाब के पास ही मान लो आप। देख लिया? तो ये पूछा जाता है, ये चित्र मैंने वहां से उठाया है। आपसे पूछा जाए कि कालीबाई का जो स्मारक है वो कहाँ पर बना हुआ है? हैं? कहाँ बना हुआ है? सुरपुरा गांव। और सुरपुरा गांव कहाँ पर पड़ता है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में। देखिएगा, कालीबाई का स्मारक भी बना हुआ है। कालीबाई का स्मारक भी बना हुआ है। अब कहाँ बना हुआ है ये तो लिखाने की आवश्यकता नहीं है ना। कहाँ बना है बताओ? सुरपुरा गांव में। सुरपुरा गांव कहाँ पड़ता है? सुरपुर में। देखो विद्यार्थियों, साक्षरता के क्षेत्र में कालीबाई के सम्मान में सर्वोच्च पुरस्कार भी दिया जाता है, ध्यान देखिएगा। नोट, साक्षरता के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वोच्च सम्मान कालीबाई साक्षरता पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा विद्यार्थियों? कालीबाई साक्षरता पुरस्कार भी दिया जाता है। तो राजस्थान सरकार का साक्षरता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? कालीबाई साक्षरता पुरस्कार है। और ये 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? 2005 में। देख लिया? तो एक रास्तापाल वाला जो घटना है, ये भी विद्यार्थियों आदिवासी जनजाति क्षेत्र है, इलाके से है, ये भी याद रखना। यहाँ से कई बार सवाल बनता है। तो एक तो सवाल क्या बनता है कि भाई इस कालीबाई का जो स्मारक है वो कहाँ पर लोकेटेड है? गेव सागर के पास या गेव सागर की पाल पर, डूंगरपुर में। याद रह जाएगा इतना? अब देखो विद्यार्थियों, आप पढ़ सकते हैं एक ही आंदोलन। अगला आंदोलन कौन सा है? एक ही आंदोलन। और ये चलाया था विद्यार्थियों भीलों में जन जागृति हेतु। किसमें? भीलों में। भील एक जनजाति है ना, भीलों में जन जागृति हेतु चलाया था। और ये चलाया था मोतीलाल तेजावत ने। चलाया था मोतीलाल तेजावत की है शायद ये मूर्ति। आप लिखो एक ही आंदोलन। लिख लिया? एक ही आंदोलन। देखो, ये आंदोलन भीलों में जन जागृति हेतु
भीलों में जन जागृति हेतु मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। देख लिया। एक काम करो, आप मोतीलाल तेजावत को रेखांकित। देखो, ये भीलों के प्रसिद्ध नेता थे। क्या थे? भीलों के प्रसिद्ध नेता थे। इनको विद्यार्थियों भील बाबूजी क्या बोलते हैं? बाबूजी उपनाम से पुकारते थे। देखो, इनका उपनाम बाबूजी। मोतीलाल तेजावत को भील क्या किस नाम से पुकारते थे? बाबूजी। देख लिया। इन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। क्या में ई आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। देखो, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कोल्हारी गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? कोल्हारी गांव। कोल्हारी गांव पड़ता है फलासिया तहसील में। कहाँ पड़ता है? फलासिया तहसील में। और डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए आपसे तो जयपुर में। जयपुर में इनका जन्म हुआ था 1887 को। कब हुआ था? 1887 को हुआ। इनके पिता का नाम नंदलाल था और माता का नाम केसरबाई था। नंदलाल और केसरबाई की संतान थे। पिता का नाम क्या? नंदलाल और माता का नाम, और इनकी पत्नी का नाम था विद्यार्थियों लहरबाई। क्या नाम था? लहरबाई के साथ इन्होंने विवाह किया था। लहरबाई के साथ इनका खुद 26 वर्ष की उम्र में इन्होंने विवाह। देख लिया। देखो, इन्होंने भीलों के शोषण भीलों को शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु कई आंदोलन चलाए थे। कई आंदोलन चलाए, जैसे एक ही आंदोलन, मात्र कुंडी आंदोलन, डॉट डॉट। देख लिया। देखो, मोतीलाल तेजावत ने 1921 में भीलों को तो भीलों को संगठित करने का प्रयास किया था। तो आपसे पूछा जाए एक ही आंदोलन कब चलाया इन्होंने? 1921 में चलाया था। एक ही आंदोलन की शुरुआत कब से होती?
और भीलों को जनजागृति हेतु चलाया गया था। देखो, अतः एक ही आंदोलन की शुरुआत वैशाख पूर्णिमा कब विद्यार्थियों? वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन की। और सन पूछ ले तो 1921 में। देखो, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, कौन से आंदोलन का? इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आदिवासी भीलों और किसानों में, खेती का काम भी तो करते थे लोग, आदिवासी भीलों में, आदिवासी भीलों ऑब्लिक किसानों में पूर्ण एकता स्थापित करना था। एक ही मतलब एकता ना। कई बार पूछा जाता है एक ही आंदोलन का नारा क्या था? ना हाकिम ना हुकुम। एक ही आंदोलन का नारा लिख लो, नारा। इस आंदोलन का नारा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ना हाकिम है हुकुम। लिख लिया? देखो, ये आंदोलन, कौन सा आंदोलन? अब बताओ, 1921 के 20 के आसपास कौन सा महात्मा गांधी ने कौन सा मूवमेंट चलाया था? असहयोग आंदोलन। कौन सा चलाया था? असहयोग आंदोलन। तो लिखिएगा, यह आंदोलन महात्मा गांधी के, महात्मा गांधी के अहिंसात्मक अहिंसात्मक सत्याग्रह, अहिंसात्मक सत्याग्रह की अवधारणा के अनुरूप था। देख लिया? अब देखो विद्यार्थी, इसमें धीरे धीरे भीलों के गांव को जोड़ने का काम किया था। स्टार्टिंग में 5 गांवों को शामिल किया, बाद में और जो क्षेत्र थे वो धीरे धीरे जुड़ते गए। इसमें एकता मतलब भीलों में क्या की जाने लगी? एकता की जाने लगी विद्यार्थी। देखिएगा, इस आंदोलन में सबसे पहले आसपास के 5 गांवों को शामिल किया गया। कितने गांवों को शामिल किया था विद्यार्थियों? 5। और है ना, इसकी शुरुआत विद्यार्थियों मातृकुंडिया से होती है। ध्यान, कहाँ से होती? मातृकुंडिया। और मातृकुंडिया कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में। वहां से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। शुरुआत में 5 गांवों को शामिल किया गया। देख लिया? अब देखो, ये भी पूछा जाता है कि भाई इस आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे? लीडरशिप तो कौन कर रहा था इसकी? मोतीलाल तेजावत। लेकिन ये जो आसपास के 5 गांवों को शामिल करके ये आंदोलन किया गया, शुरू, इस आंदोलन को शुरू करने वाले व्यक्तियों में किस किस का नाम आता है वो लिख लो आप। देखो, ये आंदोलन सबसे पहले झाड़ोल गांव, कौन सा गांव? झाड़ोल गांव में प्रारंभ हुआ। कहाँ हुआ था शुरू? झाड़ोल गांव में। झाड़ोल गांव में प्रारंभ हुआ। अब किसी गांव के लोग विद्यार्थी सरकार के खिलाफ या जो भी सरकार की नीतियां हैं उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, तो प्रारंभिक जब वो आंदोलन करेंगे तो उनको पुलिस के द्वारा कुचल दिया जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन एक बड़े लेवल पर जब आंदोलन पहुंच जाता है तो फिर पुलिस को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन शुरुआती दौर पर पब्लिक को पीछे हटना पड़ता है। हो सकता है शुरुआत में जनानी भी ज़्यादा होती है, तो क्योंकि पुलिस क्या करती है शुरू में थोड़ा कठोर व्यवहार करती, ताकि अगर इस आंदोलन को दबा देंगे तो
दूसरे लोग डर जाएंगे। तो उस समय, और आपको पता उस समय पूरा अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज मतलब पुलिस ही थी उस समय। तो अंग्रेज खुद तो कुछ नहीं करते थे, लेकिन पुलिस के द्वारा वो काम करवाते थे। लिखिएगा, झाड़ोल गांव से इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ, लिख लिया नहीं? और झाड़ोल गांव के कौन कौन लोगों ने भाग लिया उनका नाम लिख लो। बाबा लुहार, झाड़ोल गांव में, झाड़ोल गांव को रेखांकित कर लो। बाबा लुहार, कोमा नीला शंकर ब्राह्मण, कोमा किशन जोशी, किशन जोशी, नाम याद रखना। ऐसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसका संबंध एक ही आंदोलन से है, या भील आंदोलन से है, या फिर इस जाडोल गांव से है, ये भी पूछ रहे थे कई बार। तो किशन जोशी लिख लिया। लच्छी राम, लच्छी राम साधु, क्या है? लच्छी राम साधु। और लिखो अ, अंबावा कुमार, बाबा कुमार, लिख लिया। तो एक तो इसमें एक ही आंदोलन का जो नारा था वो इंपॉर्टेंट है, वो उसकी मतलब संभावना रहती है कि वो सवाल बनता है। तो नारा मेन मेन याद कर लेना आप। कौन सा, कौन सा नारा है? ना हाकिम ना हुकुम, ध्यान रखना। इस समय मोतीलाल तेजावत ने एक 21 सूत्रीय मांगे रखी थी विद्यार्थियों, और एक किताब भी लिखी है, और उस किताब का नाम लिख लो। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ पुकार नाम से मेवाड़ पुकार नाम से एक पुस्तक लिखी। किस नाम से लिखी? मेवाड़ पुकार। तो एक ही आंदोलन के दौरान मोतीलाल तेजावत ने कौन सी पुस्तक लिखी है? मेवाड़ पुकार। मेवाड़ पुकार को रेखांकित कर लो, ये पुस्तक है। तो मेवाड़ पुकार किसकी पुस्तक है? मोतीलाल तेजावत की, ध्यान रखना, जो कि एक ही आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था भीलों के संरक्षण के लिए, या भीलों में जन जागृति के लिए चलाया गया था। देख लिया? देखो इस पुस्तक में 21 सूत्री मांगे रखी गई थी। देख लिया? कितनी सूत्री मांगे थी विद्यार्थियों? 21 सूत्री मांगे रखी गई। 71 मांगे थी इनकी, भीलों की कितनी मांगे थी? 21। और उन जो मांगों को मोतीलाल तेजावत ने अपनी पुस्तक में लिखा, मेवाड़ पुकार में, ध्यान रखना। ये भील दो से नाराज है, एक तो अंग्रेजों से नाराज है, और एक किससे? जो वहाँ का शासक है, मेवाड़ का जो शासक है, उससे भी नाराज है, दोनों से नाराज है। लिख लिया आपने? आगे लिखिएगा विद्यार्थी। और अंग्रेज क्या करते थे बेटा, डायरेक्ट शासन नहीं करते, बीच में किसी को रखते, किसी न किसी शासक को ये रखते थे, मतलब बीच में मोहरा बना के रखते थे। अटैक होगा तो पहले किसके ऊपर होगा? राजा के ऊपर होगा। और राजा को कोई शक्तियां नहीं दे रखी, सारे आदेश कौन निकालते हैं? अंग्रेज निकालते हैं। लेकिन उनको लागू करवाने का काम कौन करता है? वो महाराजा करता है, या पुलिस करती है विद्यार्थियों। तो फिर वो जो पब्लिक है, पब्लिक किससे व्यवस्था रखती है? फिर राजा से या फिर पुलिस से। लेकिन पीछे कौन है उसके? अंग्रेज है, ध्यान रखना। लिखिएगा इसमें, मेवाड़ महाराणा ने अनुचित लगान, कौमा लाग बाग, कौमा बेगार से संबंधित
मांगों को स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, मगर वन संपदा के उपयोग मगर वन संपदा का उपयोग, कौमा, पेट बेगारों और सुअरों के शिकार, सुअरों के शिकार से संबंधित तीन मांगों को अस्वीकार कर दिया। देख लिया। तो विद्यार्थी, इनकी जो 21 सूत्रीय मांगे थी, उसमें से कुछ ही मांगों को मतलब महाराजा ने या अंग्रेजों ने, कह सकते हो आप, मान लिया था, लेकिन बाकी मांगों को नहीं माना था। तो आंदोलन तो यथावत चलता रहेगा। यथावत चलता रहेगा तो फिर महाराजा को और अंग्रेजों को और गुस्सा आएगा, भाई इनकी कुछ बातें तो हमने मान ली, हम तो पहले बिल्कुल ही नहीं मान रहे थे जो, लेकिन कुछ बातें इनकी मान ली, उसके बावजूद भी ये लोग कंटिन्यू आंदोलन करते रहे, विद्यार्थियों कंटिन्यू अंग्रेजों का विरोध करते रहे। अब जैसे सुअर है, अब जो जंगली सुअर होते हैं विद्यार्थियों, वो क्या किसान की खेती को क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं पूरा। और उस सुअर को ये मार भी नहीं सकते हैं। किसान क्या नहीं कर सकता, मार नहीं सकता। अब किसान मारेगा नहीं तो फिर क्या करेगा विद्यार्थी, फिर तो वो फसल का नुकसान ही होगा। इसके अलावा जो भी वन वगैरह है, जो भी प्रॉपर्टी वन की, तो उसको अंग्रेज अपने लिए यूज लेते थे विद्यार्थियों, ये किसान अपने लिए यूज नहीं ले सकते थे उसको। आज भी देखा होगा कई जनजातियां जंगलों में रहती है, और उसके बावजूद भी वो उसको अपना घर मानते हैं। जनजाति लोग क्या मानते हैं उसको, अपना घर है, हमारी जमीन है, सब कुछ उनका मानते हैं उसको, मतलब प्रकृति को ही वो अपना सब कुछ मानते हैं। उसके बाद में जैसे आपने देखा होगा भी झारखंड वारखंड में काफी मैटर चल रहा है, नीचे सोना मिल गया या कोई भी खनिज पदार्थ मिल गया, सरकार क्या करती है, उस अंग्रेज मतलब वहां से आदिवासियों को निकालने का काम करती है। अब जिनकी पीढ़ी, कई पीढ़ियां लगातार 10 10 20 20 जो भी कई पीढ़ियां रही है उनकी, कई पीढ़ियों से वो उसी क्षेत्र में रह रहे हैं, और उनको अगर कोई सरकार आके कहे कि भाई आप निकलो यहाँ से, कैसे निकलेगी, नहीं निकले। अब क्या होता है, उनका कोई मुखिया या कोई आसपास का जो जंगलात जो भी ऑफिसर होता है, जंगल में काम करने वाला वन अधिकारी होते हैं, तो उससे सरकार संपर्क करती है, क्योंकि वो उनके टच में रहता है थोड़ा बहुत। डायरेक्ट सरकार का कोई मंत्री तो जा नहीं सकता वहाँ पे। फिर वो उन आदिवासियों से बात कर कुरा कर कैसे भी करके एक दो को अपने पक्ष में कर लेते हैं, थोड़ा बहुत लोभ लालच देके, बाकी पूरों को क्या करते हैं, वो वहां से विस्थापित कर देते हैं। मूवियों में भी देखा होगा कई बार आप लोगों ने, फिर उनका विरोध भी होता है कई बार। तो पहले ये विरोध कोई आज से नहीं हो रहे विद्यार्थियों, कई वर्षों से हो रहे हैं। और जब अंग्रेजों का शासनकाल था, तो उस समय तो अंग्रेज तो वैसे भी मतलब इनको गलत तरीके से यूज लेना चाहते थे, मतलब ये आदिवासी लोग हैं, अब इनको बेगार करवाना। बेगार का मतलब जानते हो क्या होता है बेगार, काम करवा लेना और पैसा नहीं देना, एक प्रकार से मतलब फ्री में काम करवाना एक प्रकार। या फिर आज के समय में हम बेगार उसको भी कहते हैं कि काम तो करवा रहे हो आप, लेकिन उचित अगर आप उसको सैलरी नहीं दे रहे हो, तो वो बेगारी होगी एक प्रकार से। ठीक है। और पहले तो आपको पता बंधुआ मजदूर जैसा वगैरह भी सिस्टम था। अ, कई किसान वर्ग उनके राजा महाराजाओं के ठाकुरों के पास जाके काम करते थे, सेठ साहूकारों के पास, और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका बेटा भी वो उनके वहीं काम करता था, और उनको मिलता क्या, केवल खाना और गालियाँ, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। क्या लिखा लास्ट पॉइंट आपने, देखिएगा। जब मोतीलाल तेजावत फाकड़ गांव में थे, कौन से गांव में, फाकड़ गांव में थे, ब्रैकेट में श्रावण का महीना था उस समय, कौन सा महीना था, श्रावण का महीना था। फाकड़ गांव में थे, श्रावण का महीना था, तो उस समय झाड़ोल के राणा
झाड़ोल के राणा ने कलाम खां की मदद से हत्या करने का प्रयास किया। क्योंकि विद्यार्थी इनको जो मोटिवेट करने का काम कर रहा था, इनका लीडरशिप कर रहा था, हालांकि वो अंडरग्राउंड रह के कर रहा था काम। कौन? मोतीलाल तेजावत। तो ये जिस खाकड़ गांव, विद्यार्थी उदयपुर में पढ़ता है, तो खाकड़ गांव में जब थे मोतीलाल तेजावत, तो उसको इस कलाम खां नामक व्यक्ति ने मारने की कोशिश की। अब कलाम खां कौन है? एक सिपाही है। कौन है ये? सिपाही है। और इसको किसने भेजा था? झाड़ोल के राणा ने भेजा था। तो झाड़ोल के राणा ने कलाम खां सिपाही को खाकड़ गांव में जाकर और उसको मारने के प्रयास किए थे इसने। लिख लेना इसका ब्रेक में कौन था ये सिपाही था। इसके अलावा जो मेवाड़ का महाराणा विद्यार्थी, उसने मोतीलाल तेजावत के ऊपर इनाम भी घोषित कर दिया था। उसने कहा था कि जो कोई व्यक्ति मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करेगा, उसे 500 रुपये इनाम के दिए जाएंगे। यानी कि अब उद्घोषित अपराधी कर दिया उन्होंने। तो क्या कर दिया? उद्घोषित अपराधी बना दिया। किसको? मोतीलाल तेजावत को। और साथ ही में जो सिरोही की गवर्नमेंट थी, किसकी? सिरोही की। तो इन दोनों ने विद्यार्थियों इसके ऊपर 1000 रुपये का कर दिया उसने। देखो ये, अगर आप देखोगे तो ये उदयपुर वाला इलाका जाता है और ये क्या जाता है? सिरोही वाला इलाका जाता है। तो इस क्षेत्र में रहते हैं भील, ठीक है, दोनों क्षेत्रों में। ये तो बाद में बने जिले विले। तो सिरोही की जो सरकार थी विद्यार्थियों, उसने तो इसके ऊपर 1000 रुपये का वो लगा दिया, मतलब घोषणा कर दी। इनाम इनाम कितना लगा दिया? 1000 रुपये। और ये उदयपुर वालों ने कितना लगा दिया? 500 रुपये। उस समय विद्यार्थी बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा रकम थी ये। तो कोई भी व्यक्ति उसको, आपको पता है, पकड़ा सकता था उस समय। ये भी डरता है कि कोई सूचना ना दे। देखिएगा, मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को, मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को मेवाड़ महाराणा की ओर से, मेवाड़ महाराणा की ओर से 500 रुपये तथा सिरोही सरकार, सिरोही की सरकार की ओर से 1000 रुपये इनाम देने की घोषणा रखी की गई। देख लिया विद्यार्थियों? लिखो, पॉइंट डालो अलग से। नीमड़ा का भील सम्मेलन और हत्याकांड। निमड़ा का भील सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? ये भील सम्मेलन विद्यार्थियों, निमड़ा में। निमड़ा कहाँ पर है ये बताओ आप। तुम लोकेशन बता दो निमड़ा की, कहाँ है? देखो विद्यार्थियों, अगर आप ये मैप देखते हैं तो ये उदयपुर है, और ये वाली जो सीमा वो किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ लगती है। तो यहाँ पर एक जिला आता है जिसका नाम है साबरकांठा। कौन सा है? साबरकांठा। तो ये भीमड़ा नामक जगह वर्तमान में साबरकांठा में आती है, लेकिन पहले मतलब वो राजस्थान का हिस्सा हुआ करता था। देखिएगा,
यह सम्मेलन 7 मार्च 1922 को, कब? 7 मार्च 1922 को नीमड़ा गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नीमड़ा गांव में हुआ था। नीमड़ा गांव कहाँ है? साबरकांठा, गुजरात। देखो, यह सम्मेलन लाग बाग, कौमा बेगार प्रथा, कौमा पेट बेगार के प्रति विरोध जताने के लिए किया गया था। देख लिया? अब कहते हैं विद्यार्थियों, ये जो भील सम्मेलन हुआ था, इसमें कौन सी जाति के ज्यादातर भाग लेंगे? कौन सी जनजाति के? भील ही भाग लेंगे, ध्यान रखना। मुख्य रूप से इसमें भील जाति जनजाति के लोगों ने भाग लिया, लेकिन इसमें मोतीलाल तेजावत ने भी भाग लिया था। और कहते हैं ये सम्मेलन चल रहा था और पुलिस ने अंधाधुंध इस पर क्या चला दी? गोलियां चला दी। और इन गोलियों में काफी सारे भील लोग मारे भी गए, और साथ ही में मोतीलाल तेजावत जो कि भीलों का लीडरशिप कर रहे थे, उसके भी पैर में क्या पड़ गई? गोली लग गई। विद्यार्थी मारे नहीं थे, केवल गोली लगी थी। देखिएगा, इस सम्मेलन में मोतीलाल तेजावत सहित मोतीलाल तेजावत सहित हजारों की संख्या में भील एकत्रित हुए थे। आपको पता है उस समय पुलिस तुरंत ही गोलियां चलाती थी जब भी कोई लोग बाग एकत्रित होते। जलियांवाला कांड का नाम सुना ही होगा आपने। तो ऐसी काफी सारी घटनाएं घटित हुई विद्यार्थियों, न केवल राजस्थान में बल्कि भारत में कई क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं घटित हुई। देख लिया आपने? अब लिखो, इस समय पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। पुलिस ने क्या की? पुलिस आ गई विद्यार्थी, वहां पर सम्मेलन हो रहा था। पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें लगभग 1200 भील, कितने विद्यार्थियों? 1200 भील मारे गए। कितने भील मारे गए विद्यार्थियों? लगभग 1200 भील मारे गए विद्यार्थी। 1200 बहुत बड़ी संख्या होती है। साथ ही में मोतीलाल तेजावत के भी पैर में गोली लगी। गोली लगेगा तो व्यक्ति घायल ही होगा। गोली लगी और वे घायल हो गए। और ईडर विद्यार्थियों पहले तो मतलब मेवाड़ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद अभी वर्तमान में गुजरात में आता है। किस में आता है? गुजरात में आता है। तो ये ईडर की जो पुलिस थी, इस ईडर पुलिस ने बाद में इसको मोतीलाल तेजावत को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके मेवाड़ सरकार को सौंप दिया। तो सौंप दिया, मेवाड़ सरकार को सौंप दिया। देखिएगा, ईडर पुलिस ने मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और मेवाड़ सरकार को सौंप दिया।
मेवाड़ सरकार को सौंप दिया। अब बताओ, मेवाड़ सरकार मोतीलाल तेजावत के खिलाफ मुकदमा चलाएगी कि नहीं चलाएगी? यस या नो? बोलो ना। चलाएगी विद्यार्थियों। जिस पर मेवाड़ सरकार ने मोतीलाल तेजावत पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया। क्या लगाया विद्यार्थी? राजद्रोह का मुकदमा चलाया। अब उस समय विद्यार्थियों कानून भी इनके ही, पुलिस भी इनकी, हैं, राजा महाराजा भी यही, तो न्यायाधीश भी इनके ही थे, तो सजा होना तय है। मुकदमा चलाया। मुकदमा कौन सा लग गया? राजद्रोह का आरोप लग गया। राजद्रोह का क्योंकि मेवाड़ रियासत के खिलाफ ये बिलों को एकत्रित कर रहे थे, एक प्रकार से सरकार से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, सरकार मतलब राजा। अब राजद्रोह का आरोप लग गया विद्यार्थी, तो उसके बाद में इनको कहते हैं विद्यार्थी, इनको मतलब 1929 में गिरफ्तार किया था। कब गिरफ्तार किया था? 1929 में गिरफ्तार हुए थे। 1929 में गिरफ्तार होने के बाद जब इनके ऊपर मुकदमा चलाया तो 10 वर्ष की इनको सजा सुनाई थी। कितनी सुनाई? तो इनका जो कारावास है वो कब समाप्त होता? 39 के आसपास, 1939-40 के आसपास होता। देखिएगा, राजद्रोह का मुकदमा चलाया जिस पर 10 वर्ष का कारावास हुआ या 10 वर्ष की जेल हुई। और इनकी गिरफ्तारी लिख लेना विद्यार्थी, आप कब हुई थी इनकी गिरफ्तारी? 3 जून 1929 को इनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो बीच में क्या रहा? जैसे 1922 के आसपास हुआ था वो, तो इन्होंने क्या करा, बीच में अंडरग्राउंड रहे थे, काफी समय भूमिगत रहे थे। क्या रहे थे? वो जो भी कांड कर रहे थे उसके बाद भूमिगत हो जाते थे। अब भूमिगत रहे, लेकिन एक दिन फिर इसको इडर की पुलिस ने पकड़ लिया। विद्यार्थी ने पकड़ लिया, इडर की पुलिस ने पकड़ लिया, और इडर पुलिस ने पकड़कर मेवाड़ सरकार को सौंप दिया। मेवाड़ सरकार ने फिर इसके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाया। राजद्रोह का आरोप लगाकर इसको 10 वर्ष की सजा सुना दी। ठीक है, अब 10 वर्ष तक ये जेल में रहे विद्यार्थी। लेकिन उससे पहले कोई घटनाक्रम होता है, वो लिख लो आप। महात्मा गांधी के सहयोग से, महात्मा गांधी के सहयोग से माणिक्यलाल कोठारी माणिक्य लाल माणिक्यलाल वर्मा अलग है। माणिक्यलाल कोठारी के द्वारा मोतीलाल तेजावत को समझाया गया और मोतीलाल तेजावत ने 16 अप्रैल, कब? 16 अप्रैल 1936 को, देखो गिरफ्तार कब हुए थे? 30 जून 1929 को। सजा पूरी कब होती? 39 के आसपास। लेकिन बीच में ये जो इसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है वो 1936 के आसपास किया जा रहा है। तो 16 अप्रैल 1936 को मोतीलाल तेजावत इसे माणिक्यलाल कोठारी को लिखित में आश्वासन देता है कि मैं अब मेवाड़ सरकार के खिलाफ कोई भी काम नहीं करूंगा। एक मिनट, क्या लिखा आपने? 16 अप्रैल 1936 को लिखित आश्वासन दिया कि वह मेवाड़ राज्य के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करेगा। ये बात है विद्यार्थियों 16 अप्रैल की। कब की बात है? 16 अप्रैल। क्योंकि देखो भीलों का बहुत बड़ा नेता जेल में था। कहाँ पर था? जेल में था। और पीछे से देखो, आपके लीडर को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो पीछे से कहीं ना कहीं तो गतिविधियां संचालित होती है, होती कि नहीं होती? भाई प्रॉपर तरीके से गति, लेकिन कुछ लोग तो दिल से साथ रहते हैं इनके। अब जिनके लिए जेल गया वो लोग पीछे से काम करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ। जो इनका उद्देश्य था अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों को लाग बाग नहीं देना है, अंग्रेजों को बेगार नहीं देना, तो वो काम तो वो पीछे से भी कर रहे थे वीर लोग। लेकिन ये व्यक्ति कहाँ पड़ा है? जेल में पड़ा है विद्यार्थियों। अब इसने सोचा, अब इसको समझाने भी आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता समझाने आ रहे हैं, महाराजा की तरफ से आ रहे हैं कि भाई कोई मतलब वाली बात नहीं है, आप एक काम करो, शांति प्रिय तरीके से रहो,
और अगर आप लिखित में हमें आश्वासन देते हो तो आपको जेल से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसने फिर 16 अप्रैल 1936 को लिखित में आश्वासन दिया कि भाई मैं मेवाड़ सरकार के विरुद्ध कुछ भी नहीं लिखूंगा और ना ही किसी प्रकार की गतिविधियों में भाग लूंगा। उसके बाद में 23 अप्रैल को, कब, 23 अप्रैल 1936 को इनको जेल से रिहा कर दिया जाता है। अरे भाई 10 साल की सज़ा हुई है यहाँ पर। कितने वर्ष की? 10 वर्ष की सज़ा हुई है। 10 वर्ष की सज़ा के हिसाब से तो 1939 या 40 के आसपास ये जेल से बाहर निकलते हैं। लेकिन ये कब निकल गए बाहर? 1936 में। तो 1936 में इसलिए निकल गए क्योंकि इन्होंने लिखित में आश्वासन दिया है कि मैं मेवाड़ सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखूंगा, ना कोई कार्यों में गतिविधियों में भाग लूंगा। तो ये बाहर क्या लिखा, लास्ट पॉइंट बताओ, मैं कंटिन्यू करूँ। 23 अप्रैल 1936 को मोतीलाल तेजावत को जेल से रिहा कर दिया गया, किंतु इनकी गतिविधियों पर नजर रखी गई। देख लिया। अब जैसे जेल से बाहर आए तो व्यक्ति तो आपको पता है जो काम करना वही करेगा, लेकिन सीधा सीधा महाराजा के खिलाफ नहीं लिख रहा और ना कोई गतिविधियों में भाग ले रहा है। तो इन्होंने फिर एक संघ बनाया बाहर आते ही। कौन सा संघ बनाया? वनवासी संघ। तो वनवासी संघ किसने बनाया विद्यार्थियों? मोतीलाल तेजावत ने बनाया था। कब बनाया था? 1936 में। क्यों बनाया था? भीलों का उत्थान करने के लिए। देखिएगा, मोतीलाल तेजावत ने भीलों की स्थिति सुधारने के लिए 1936 में वनवासी संघ की स्थापना की। देख लिया विद्यार्थियों। अब देखो, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में फिर इसने भाग ले लिया क्योंकि वो तो नेशनल लेवल का मूवमेंट था विद्यार्थियों। तो 1946 के मूवमेंट में इसने भाग लिया, तो वापस इसको क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, इसलिए इनको पुनः जेल में डाल दिया गया। वापस किस में डाल दिया? जेल में डाल दिया गया। बुजुर्ग हो गए थे विद्यार्थियों। बुजुर्ग क्या 87 में जन्म हुआ था। तेरह और ये देख लो आप कितने हो, ज़्यादा बुजुर्ग तो नहीं है अभी तक। 1945 में इनको क्या कर दिया गया? वापस रिहा कर दिया गया। कौन से मामले में रिहा किया? जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलन में भाग लिया था ना इसने, तो इसलिए 1945 में इनको क्या किया गया? रिहा कर दिया गया। लेकिन रिहा करने के साथ कुछ प्रतिबंध लगाए। क्या लगाए? प्रतिबंध का आप उदयपुर से बाहर नहीं जाओगे। क्या प्रतिबंध लगाया? उदयपुर से बाहर नहीं जाओगे। और ये प्रतिबंध विद्यार्थियों जब हम स्वतंत्र हुए ना 1947 में, 15 अगस्त 1947 तक, तब तक इसके ऊपर ये प्रतिबंध लगा रहा था। स्वतंत्र हो गए उसके बाद तो कहीं जाओ फिर। देखो, 1945 में इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, मगर प्रतिबंध के साथ। प्रतिबंध के साथ। प्रतिबंध क्या था? उदयपुर से बाहर नहीं जाओगे। उदयपुर से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। और वो प्रतिबंध देखो 1945 में तो ये छूटे, 2 साल बाद में तो क्या हो गए? हम स्वतंत्र हो गए थे, जो कि आज़ादी तक प्रतिबंध रहा। देख लिया। और 5 दिसंबर 1963 में
इनकी डेथ होगी विद्यार्थियों खेड़ में। खेड़ ब्रह्म का नाम सुना होगा ना आपने, गुजरात में, पालनपुर में। देखो 5 दिसंबर 1963 को खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा पालनपुर, कहाँ पर? पालनपुर, पालनपुर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इनका देहांत हो गया। देख लिया। तो इन्होंने किसके संरक्षण के लिए काम किया विद्यार्थियों, किसके उत्थान के लिए काम किया था? भीलों के उत्थान के लिए काम किया। और इनके पास एक ढोल होता था विद्यार्थी, तो हम कहते हैं मारू ढोल। कौन सा ढोल था इनके पास? देखो भीलों के पास एक ढोल होता है जिसका नाम है मारू ढोल। मारू ढोल का मतलब है जब भी मारू ढोल बजता था तो गांव के लोग, जितने भी गांव के भील व्यक्ति होते थे वो सारे एकत्रित हो जाते और उनके पास जो भी हथियार था वो सारे हथियार लेकर आ जाते थे। जैसे माना कि अंग्रेज कोई पुलिस आई गांव में, कौन आ गई? पुलिस आ गई, तो एक व्यक्ति क्या करता, सबके घरों में होता था ज़्यादातर ये, तो कौन सा ढोल बजाता? मारू ढोल बजाता। अब वो पहले से निश्चित कर रखा था जब भी मारू ढोल बजे तो सारे लोगों को इस जगह पे एकत्रित होना है। किसी पहाड़ी पर एकत्रित हो जाते। अब नीचे गाँव में पुलिस आ गई, अब पुलिस आ गई तो उसके ऊपर तीर कमान भाटे वगैरह वो चलाने का काम करते, पुलिस को तो भागना पड़ेगा वहां से। तो इनके पास मारू ढोल हुआ करता। एक नोट डाल के लिखो तो लिख लो चाहे, नोट। बिलो के पास मारू ढोल वाद्य यंत्र होता था। कौन सा? मारू ढोल। मारू ढोल को रेखांकित करो। आपातकालीन अवस्था में, आपातकालीन अवस्था में इस ढोल को जोर जोर से बजाकर जोर जोर से बजाकर लोगों को जानकारी उपलब्ध कराई जाती थी ताकि समस्या का सामना करने के लिए अपने अपने हथियारों के साथ भील एकत्रित हो सके। समझ गए विद्यार्थियों? ये था एक ही आंदोलन और मोतीलाल तेजावत का योगदान। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। बाद विद्यार्थी।